जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए बायोलॉजी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और हाँ, वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस गैस की आवश्यकता होती है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस गैस की आवश्यकता होती है आपसे पूछा है। जिस किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है, वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक गैस जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, जीवाणु किस प्रकार के जीव होते हैं। जीवाणु जो है वह किस प्रकार के जीव होते हैं, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो जीवाणु जो होते हैं एक कोशिकीय जीव होते हैं। जीवाणु जो होता है वह एक कोशिकीय जीव होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जीवाणु सबसे सरल और प्राचीन एक कोशिकीय जीव होते हैं। ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी इसमें सुसंगठित नाभिक नहीं होता। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, मानव शरीर में पाचन क्रिया कहां शुरू होती है। आपसे पूछा है मानव शरीर में पाचन क्रिया कहां शुरू होती है, आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में पाचन क्रिया की शुरुआत मुंह से होती है। मुंह में लार ग्रंथियां होती हैं जो लार स्त्रावित करती हैं। इसमें पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः स्टार्च को माल्टोज में तोड़ना शुरू कर देता है। साथ ही मुंह में चबाने की क्रिया से यांत्रिक पाचन भी होता है। अन्य विकल्पों की बात करें तो आमाशय जो है यहां से प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। छोटी आंत की बात करें तो यहां पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है और यह पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। और बड़ी आंत की बात करें तो यहां मुख्य रूप से जल का अवशोषण होता है, पाचन का नहीं। यह भी पूछ लेता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से किस में जल का अवशोषण होता है। तो बड़ी आंत और छोटी आंत ऑप्शन में दिया रहेगा, तो राइट आंसर आप टिक करेंगे बड़ी आंत को। यहां पाचन नहीं होता, यहां जल का अवशोषण होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। विटामिन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में सहायता करता है, जो हड्डियों के निर्माण और उन्हें मजबूत बनाए रखने के लिए आवश्यक है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस नामक रोग होता है, तो बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया या ऑस्टियोपोरोसिस बड़ों में जैसी हड्डियों की बीमारियां हो सकती है। या विटामिन सूर्य की रोशनी से भी त्वचा और उत्पादित होती है। बाकी ऑप्शन दिया विटामिन ए, तो विटामिन ए जो है आंखों की रोशनी और त्वचा के लिए उपयोगी है। इसका रासायनिक नाम विटामिन ए का रेटिनॉल है। विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, और यह घाव भरने और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन तंत्रिका कोशिका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वैसे मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है ओबम होती है, डिम्ब होती है, पर यहां पूछा सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो ओबम दिया नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तंत्रिका कोशिका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे बड़ी कोशिका होती है। या कोशिका मस्तिष्क से शरीर के विभिन्न भागों तक तंत्रिका संकेत भेजने का कार्य करती है। इसकी लंबाई 1 मीटर या उससे अधिक भी हो सकती है। विशेष रूप से रीढ़ की हड्डी से पैरों तक जाने वाली कोशिकाओं में होता है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बताते हैं आपको। तो मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, यह भी पूछ सकता है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका जो होती है शुक्राणु होती है, या पुरुष मानव में पुरुषों में हो पाया जाता है। फिर आपसे पूछा मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, पूछ सकता है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होगी और ओबम यानी कि डिम्ब होगी। ओबम या डिम्ब नहीं दिया हुआ तब तंत्रिका कोशिका को टिक करेंगे। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो होती है वह तंत्रिका कोशिका या कि न्यूरॉन होती है, लंबी होती है ना कि बड़ी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, हमारे लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है। हमारे लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो लाल रक्त कणिकाओं का जो मुख्य कार्य है वह है आपका ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन इसका प्रमुख कार्य होता है।
लाल रक्त कणिकाओं यानी कि रेड ब्लड सेल्स आरबीसी, जिन्हें एंथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। का प्रमुख कार्य जो है फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक लाना। आरबीसी में मौजूद हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन ऑक्सीजन को बांधकर पूरे शरीर में ले जाने का कार्य करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अस्थिमज्जा में। अस्थिमज्जा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण लाल अस्थिमज्जा यानी रेड बोन मैरो में होता है। या प्रक्रिया एरेंथियोपाइरिस कहलाता है। क्या कहलाता है? एरेंथियोपाइरिस कहलाता है। या मज्जा शरीर की हड्डियों, लंबी हड्डियों की भीतर की सतह पर स्थित होता है, जैसे कि फीमर यानी कि जांघ की हड्डी, ह्यूमरस, पसलियां और कूल्हे की हड्डियां। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, किसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? किसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है श्वसन क्रिया को संपादित करना है। माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन के विखंडन के पश्चात ऊर्जा मुक्त होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहता है। एटीपी को ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, द ओरिजिन ऑफ स्पीच पुस्तक किसने लिखी और किसके द्वारा लिखी गई है? द ओरिजिन ऑफ स्पीच पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा लिखी गई है। द ओरिजिन ऑफ स्पीच पुस्तक चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन द्वारा लिखी गई है। चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास के संबंध में डार्विनवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उन्होंने 1831 ईस्वी में बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया था। लुई पास्चर जो दिया ऑप्शन में ने रिबीज का टीका एवं दूध का पाश्चराइजेशन की खोज की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, क्लोरोफिल में मुख्य धातु कौन सी होती है? क्लोरोफिल में मुख्य धातु कौन सी होती है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मुख्य धातु जो होती है वह मैग्नीशियम होती है। क्लोरोफिल पौधों में पाया जाने वाला वह हरा रंग द्रव्य है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। इसके अणु में अणु की केंद्रीय संरचना में मैग्नीशियम धातु होता है जो प्रकाश को पकड़ने में सहायता करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, मानव शरीर में रक्त संचार की खोज किसने की थी? मानव शरीर में रक्त संचार की खोज किसने की थी, आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने मानव शरीर में रक्त संचार की खोज की थी। डॉक्टर विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में यह सिद्ध किया कि हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है और वह रक्त को पूरे शरीर के धमनियों के माध्यम से पंप करता है तथा नसों के माध्यम से वापस हृदय तक जाता है। अन्य वैज्ञानिकों की बात करें तो रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज की थी 1665 में। लुई पास्चर की बात करें टीका, किण्वन और कीटाणु सिद्धांत दिया। जोसेफ प्रिस्टली की बात करें तो ऑक्सीजन गैस की खोज की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, कोशिका की खोज किसने की थी? अभी हम लोग पढ़े हैं कोशिका की खोज किसने की थी, आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। उन्होंने कार्क पेड़ की छाल की पतली परत का माइक्रोस्कोप से देखा और उसमें छोटे छोटे कमरे जैसे खांचे पाए। उन्होंने इन्हें सेल्स यानी अर्थात कठोरियां या कच्छ नाम दिया क्योंकि ये उन्हें मठ के साधुओं के कमरों जैसे लगे। अन्य विकल्पों की बात करें तो चार्ल्स डार्विन जैव विकास सिद्धांत दिया। गेगोर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है और एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक सूक्ष्मदर्शी से जीवित कोशिकाएं जीवों को देखने वाले पहले व्यक्ति थे पर कोशिका की खोज नहीं की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए वह अणु है जो सभी जीवों की आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित करता है या जीवों के लक्षणों, गुणसूत्रों और आनुवंशिकता को निर्धारित करता है। डीएनए की दोहरी सर्पिल संरचना की खोज वाटसन और क्रिक ने की थी। डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल की खोज। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं पक्षियों के अध्ययन को। ऑर्निथोलॉजी वह विज्ञान की शाखा है जिसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें उनके व्यवहार, शरीर रचना, वर्गीकरण, पारिस्थितिकी और विकास का अध्ययन शामिल होता है। अन्य विकल्पों की बात करें तो एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन करते हैं। हेप्टोलॉजी में यकृत संबंधी रोगों का अध्ययन करते हैं। हेमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन करते हैं, ब्लड का अध्ययन करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है। पौधों में लचीलापन जो है वह किस ऊतक के कारण होता है यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉलेनकाइम के द्वारा पौधों में लचीलापन जो है या कॉलेनकाइम ऊतक के कारण होता है। कॉलेनकाइम ऊतक पौधों की यांत्रिक समर्थन प्रदान करता है बिना उसके वृद्धि को रोके। या ऊतक मुख्यतः तने, पत्तियों और नवविकसित अंगों में पाया जाता है। इनमें कोशिकाएं जीवित होती हैं और इनकी भित्तियां कुछ स्थानों पर मोटी होती हैं जिससे ये ऊतक लचीलापन प्रदान करते हैं। अन्य विकल्पों की बात करें तो जाइलम जो है या जल का परिवहन करता है पेड़ पौधे। फ्लोएम की बात करें तो भोजन का परिवहन करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से किस में सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है। निम्नलिखित में से किस में सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइक्रोप्लाज्मा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका है। इसका आकार लगभग 0.1 माइक्रोमीटर होती है और यह कोई भी कोशिका भित्ति नहीं रखती, इसलिए यह एंटीबायोटिक प्रतिरोधी भी हो सकता है। यह स्वतंत्र रूप से विभाजित और प्रजनन करने में सक्षम होती है, इसलिए इसे एक सजीव कोशिका माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा पेट की अतिरिक्त अम्लता को बेअसर करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ की सलाह देंगे। पेट की अतिरिक्त अम्लता को बेअसर करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ की सलाह देंगे यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेकिंग सोडा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट एक क्षारीय पदार्थ होता है जो पेट की अतिरिक्त अम्लता को तत्काल बेअसर कर देता है या पेट के हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके नमक, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है जिसमें एसिडिटी और जलन में राहत मिलती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता यह आपसे पूछा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का, आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन से। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। शरीर में विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन, तो ये शरीर में वसा, ऊतकों और यकृत में भंडारित हो सकते हैं। जिसमें आते हैं विटामिन ए, डी, ई और के। जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं ये शरीर में भंडारित नहीं होते और मूत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से आता है आपका विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा गेहूं में रोटी बनने के गुण को प्रभावित करने वाला पदार्थ है। गेहूं में रोटी बनाने के गुण को प्रभावित करने वाला पदार्थ क्या है जिसकी सहायता से हम लोग रोटी बनाते हैं, यह आपसे पूछा है। गेहूं से जो रोटी बनती वही आपसे पूछा किस प्रोटीन के कारण यह बनती है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लूटिन। ग्लूटिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूटिन गेहूं में पाया जाने वाला एक प्रमुख प्रोटीन है जो आटों में पानी मिलाने पर लचीलापन और चिकनाहट देता है। यह प्रोटीन रोटी को फूलने और नरम बनाने में मदद करता है। ग्लूटीन के कारण ही गेहूं का आटा रोटी, ब्रेड और अन्य बेक्ड वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है। शेष विकल्पों की बात करें तो ग्लोबुलिन जो है रक्त में पाया जाने वाला एक प्रोटीन होता है और ग्लाइसिन की बात करें तो यह एक अमीनो एसिड है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा सबसे अधिक
प्रोटीन किसमें पाई जाती है? सबसे अधिक प्रोटीन निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोयाबीन के दाने में। सोयाबीन के दाने में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। सोयाबीन को प्रोटीन का राजा कहा जाता है क्योंकि इसमें लगभग 35 से 40% तक प्रोटीन पाया जाता है। यह सभी दालों की तुलना में सबसे अधिक उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन प्रदान करता है, जो शरीर के विकास और ऊतकों की मरम्मत के लिए अत्यंत आवश्यक है। अरहर दाल की बात करें तो अरहर दाल में लगभग 22% प्रोटीन पाया जाता है। मटर में लगभग 20 से 25% प्रोटीन पाया जाता है और उड़द दाल में लगभग 24% प्रोटीन पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक एमिनो अम्ल का सर्वोत्तम सूत्र है? निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में कौन सा सभी आवश्यक एमिनो अम्ल का सर्वोत्तम सूत्र है, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अंडा एक पूर्ण प्रोटीन सूत्र है। इसका मतलब यह है कि इसमें सभी 9 आवश्यक एमिनो अम्ल सही अनुपात में मौजूद होते हैं, जिन्हें शरीर स्वयं नहीं बना सकता है। अन्य विकल्पों की बात करें तो केला जो है ऊर्जा और पोटेशियम का अच्छा स्रोत है, लेकिन प्रोटीन कम होता है। दाल की बात करें तो अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, परंतु कुछ आवश्यक एमिनो अम्ल जैसे मेथाइनोनिन कम मात्रा में होते हैं। मछली जो है यह गुणवत्ता वाला प्रोटीन देती है और लगभग सभी आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं, लेकिन अंडा अधिक संपूर्ण और संतुलित होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्ल में विघटित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्ल में विघटित करता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पेप्सिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पेप्सिन एक पाचन एंजाइम है जो पेट में पाया जाता है या प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ता है, जिन्हें आगे चलकर अन्य एंजाइम जैसे ट्रिप्सिन या पेप्टिडेज द्वारा अमीनो अम्ल में बदलता है। अन्य विकल्पों की बात करें तो जो लैक्टस है या लैक्टोज यानी दूध में पाई जाने वाली शर्करा है को तोड़ता है लैक्टोज। यूरियस की बात करें तो यह यूरिया को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ता है। और जाइमेज की बात करें तो यह एंजाइमों का समूह है जो शर्करा को एल्कोहल में परिवर्तित करता है किण्वन की प्रक्रिया में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन के इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन के का एक भाग हमारी आंतों में रहने वाले सहायक जीवाणुओं द्वारा प्राकृतिक रूप से संश्लेषित किया जाता है। यह विटामिन रक्त के थक्के के जमाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कैल्शियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज तत्व है। यह शरीर में मुख्यतः हड्डियों और दांतों में संग्रहित होता है। लगभग 99% कैल्शियम हड्डियों और दांतों में होता है। शेष 1% कैल्शियम रक्त मांसपेशियों और कोशिकाओं में मौजूद होते हैं और यह स्नायु संचारण, मांसपेशी संकुचन और रक्त का थक्का जमने जैसे कार्यों में सहायक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा आरएच कारक का नाम संबंधित है। आरएच कारक का नाम किससे संबंधित है, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंदर से। आरएच कारक एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो लाल रक्त कोशिकाओं में की सतह पर पाया जाता है। इसका नाम रीसस मंकी एक प्रकार का बंदर है के नाम पर पड़ा, क्योंकि सबसे पहले यह तत्व इन्हीं बंदरों के रक्त में पाया गया था। यदि किसी व्यक्ति के रक्त में आरएच प्रोटीन होता है तो वह आरएच पॉजिटिव कहलाता है, यदि नहीं होता तो आरएच नेगेटिव होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है। सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर कहलाता है। हॉर्टिकल्चर एक कृषि की शाखा है जिसमें फलों, सब्जियों, फूलों, औषधीय पौधों और सजावटी पौधों की उन्नत खेती की जाती है। यह फसलें अक्सर उच्च मूल्य वाली होती हैं। इसमें आर्थिक लाभ अधिक होता है। बाकी ऑप्शन दिया सेरीकल्चर, तो सेरीकल्चर जो है रेशम कीट पालन से संबंधित है। पीसीकल्चर जो है मछली पालन से संबंधित है और एपीकल्चर जो है मधुमक्खी पालन से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा वह कौन सी रक्त कणिकाएं हैं जो रोग के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता विकसित
विकसित करने में मदद करती हैं। वह कौन सी रक्त कणिकाएं हैं जो रोग के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में मदद करती हैं, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ल्यूकोसाइट्स इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ल्यूकोसाइट्स को श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा होती हैं और रोगाणुओं से लड़ने का कार्य करती हैं। ल्यूकोसाइट्स के कई प्रकार के होते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल या बैक्टीरिया से लड़ते हैं। लिम्फोसाइट्स की बात करें तो एंटीबॉडी बनाते हैं, टी और बी कोशिकाएं। और मोनोसाइट्स की बात करें विषाणुओं और सूजन से लड़ते हैं। यूनोसिफिल्स भी होता है इसका एक टाइप, और बेसोफिल्स या एलर्जी और परजीवियों से रक्षा करता है। इसलिए ल्यूकोसाइट्स एक समग्र श्रेणी जिसमें उपरोक्त सभी विशेष प्रकार शामिल है। यदि प्रश्न में केवल एक विशेष प्रकार पूछा गया होता तो जैसे एंटीबॉडी बनाने वाली कोशिका, तो उत्तर लिम्फोसाइट्स होता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किसकी उपस्थिति पादप कोशिका को पश कोशिका से अलग करती है। आपसे पूछा है किसकी उपस्थिति पादप कोशिका को पश कोशिका से अलग करती है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। पादप कोशिकाओं में एक कठोर और मजबूत कोशिका भित्ति होती है जो सेल्यूलोज के से बनी होती है। यह भित्ति पश कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं को संरचना, आकार और सुरक्षा प्रदान करती है। अन्य विकल्पों की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट जो है केवल प्रकाश संश्लेषण करने वाले पौधों में होता है, लेकिन सभी पादप कोशिकाओं में नहीं होता। कोशिका झिल्ली की बात करें तो यह दोनों प्रकार की कोशिकाओं में होता है। और नाभिक की बात करें यह भी पादप और पशु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन त्वचा की परत को पानी के प्रति अभेद बनाता है। निम्नलिखित में से कौन त्वचा की परत को पानी के प्रति अभेद बनाता है, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैराटिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कैराटिन एक कठोर रेशेदार प्रोटीन है जो त्वचा की ऊपरी परत यानी कि एपिडर्मिस में पाया जाता है। यह त्वचा को जलरोधी बनाता है और संरक्षण भी प्रदान करता है। कैरोटीन न केवल त्वचा में बल्कि बालों, नाखूनों और पशुओं की सींगों पर भी पाया जाता है। अन्य विकल्पों की बात करें तो कोलेजन जो है एक संरचनात्मक प्रोटीन है जो त्वचा को मजबूती और लचीलापन देता है। मेलानिन की बात करें तो यह त्वचा को रंग यानी रंजकता देता है और यूवी किरणों से सुरक्षा करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। देखते हैं क्या पूछा है आपसे। आपसे पूछा है मानव शरीर में उपास्थि कहां पाई जाती है। मानव शरीर में उपास्थि पाई जाती है, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नाक में पाई जाती है उपास्थि, हमारे नाक में। उपास्थि एक प्रकार का लचीला संयोजी ऊतक होता है। यह हड्डियों की तुलना में कोमल व लचीला होता है। देखिए जैसे हमारे कान की हड्डी जो है, कान का जो बाहरी है यह भी लचीला होता है। इसमें जो होती है वो उपास्थि पाई जाती है। यह हड्डियों की तुलना में कोमल व लचीला होता है और शरीर के कई हिस्सों में पाया जाता है, जैसे नाक की नोक, कान का बाहरी भाग, घुटनों में, श्वास नली में। तो ये रहे टॉप 30 बायोलॉजी के प्रश्न जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण थे। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यह आपसे पूछा है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। कोई सुझाव हो तो अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो